यहां से जाएं तो मेरे ऊपर और इस आंदोलन पे एक सहयोग आप करें कि जो बात मैं आज आपसे यहां कह रहा हूं उस बात को आप अपने क्षेत्र में, अपनी गली में, अपनी विधानसभा में, अपने कस्बे में, अपने शहर में, अपने जिले में, अपने मंडल में हर घर तक पहुंचाने का काम करें। अगर वास्तविकता में आपके अंदर भी वही दर्द चल रहा है जो मेरे और मेरे जैसे लाखों आजाद समाज पार्टी के कार्यकर्ताओं के अंदर चल रहा है, अगर आप लंबे समय से जो हक अधिकारों से वंचित रखे गए हैं और आज आप अपने बहुजन समाज के लिए उनकी गरीबी, बेबसी, जब आप गांव में जाते होंगे उनके हाल देखते होंगे, उनके टूटे घर देखते होंगे, फटे कपड़े देखते रहते, उनका भोजन देखते होंगे, उनके घरों के हालात देखते होंगे और उनकी सड़कें देखते होंगे, तमाम तरह की उनकी आंख में आते हुए आंसू देखते होंगे, अगर आपके अंदर भी वो दर्द है तो मेरा आपसे आग्रह है कि इस बात को आप घर घर तक पहुंचाना कि हम क्या करेंगे और हमारी पार्टी किन विषयों को लेकर काम कर रही है। उससे पहले 25 अप्रैल 1948 का लखनऊ का एक भाषण मैं बाबा साहब अम्बेडकर का कोट करना चाहता हूं। लखनऊ था, जगह स्थान कहां थी मुझे नहीं पता है, लेकिन बाबा साहब अम्बेडकर लंबे समय बाद यहां आए थे और बाबा साहब ने एक ऐतिहासिक भाषण दिया था। बड़ा विवाद हुआ था, उस पर बड़ा विवाद हुआ था। वो भाषण मैं आप सबके सामने कोट करना चाहता हूं। तिथि में कोई बदलाव हो सकता है, भाषण में कोई बदलाव नहीं हो सकता, स्थान में बदलाव हो सकता है, लेकिन भाषण में कोई बदलाव नहीं हो सकता। बाबा साहब अम्बेडकर जिस सभा में आए थे वो एक संयुक्त सभा थी दलित और पिछड़े वर्ग के लोगों की, और उस सभा में जब बाबा साहब अम्बेडकर बोल रहे थे तो बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा कि हमारे लोग अभी भी समझदार नहीं बन पा रहे। इस देश में जो लोग लंबे समय से अधिकारों से वंचित है, अगर वो अपना हक अधिकार चाहते हैं तो उनको राजनीति मिलकर करनी चाहिए। अगर वो मिलकर राजनीति करेंगे तो मैं उनको विश्वास दिलाता हूं कि वो ज्यादा दिन अपने अधिकारों से दूर नहीं रह पाएंगे। वो ये कहते हैं कि मैं ये नहीं कहता कि आप साथ में रोटी खाओ, वो ये कहते हैं मैं नहीं कहता कि आप रोटी बेटी का रिश्ता करो, मगर मैं ये कहना चाहता हूं कि जिनके हालत एक जैसी है, जिनके अधिकार एक जैसे लोगों ने लूटे हैं, जिनको अपने अधिकारों के प्रति जिनके अंदर संवेदना है, जो अपने अधिकार लेना चाहते हैं, उनको टुकड़ों में नहीं बंटना चाहिए, उनको मिलकर अपनी ताकत को बनाना चाहिए। क्योंकि इस देश में आने वाले समय में जो लोकतंत्र आएगा, वोट से जब ताकत बनेगी, सरों से जब आपकी गिनती होगी और आप एक लाइन में लग के अगर वोट करोगे, तो तत्कालिक जो मुख्यमंत्री थे उन्होंने उनके लिए कहा, मैं कहूंगा विवाद हो जाएगा कि ऐसे मुख्यमंत्री आपके पैरों के जूतों के फीते बांधने में भी गौरवान्वित महसूस करेंगे। ये बात बाबा साहब अम्बेडकर ने, आप महसूस करके देखो। अब से 75 साल पहले बाबा साहब अम्बेडकर आपको वोट की शक्ति बताते हुए कह रहे हैं कि आपको मिलकर राजनीति करनी चाहिए। दलित, पिछड़े वर्ग के लोगों, कमजोर समाज के लोगों, अगर अपने अधिकारों की रक्षा कर दी और उन अधिकारों को पहुंचाना, क्यों? रीजन यह है कि जिस व्यवस्था की बात मैंने आपको करूं, मनु विधान की, जिसमें मैंने बताया आप पे इतनी पाबंदियां थी, उसमें आपको कुर्सी पे बैठने का अधिकार नहीं था। और अगर आपको कुर्सी पे बैठने का अधिकार कहीं मिला है तो वो भारतीय संविधान में मिला है। मैं बहुत रिसर्च करता हूं। 1919 से पहले मुट्ठी भर लोग, गिनती के लोग, प्रथम पंक्ति में जितने लोग, इतने लोग इस देश में वोट करते थे, अंग्रेजों के साथ मिलकर सरकार चलाते थे। 1919 से पहले सिविल सेवा में एक भी भारतीय को अवसर नहीं था। फिर बाबा साहब अम्बेडकर ने 1928 को बहिष्कृत हितकारिणी महासभा के बैनर पर तले मेमोरेंडम दिया ब्रिटिश काउंसिल को, और उसके बाद साइमन कमीशन इंडिया आया। और जब साइमन कमीशन इंडिया आया तो साइमन कमीशन ने जो रिपोर्ट यहां से बनाई, 29 में वो यहां से गया, 30 में पहला गोलमेज सम्मेलन हुआ। पहले गोलमेज सम्मेलन में बाबा साहब अम्बेडकर ने इस देश के कमजोर वर्गों के, बैकवर्ड क्लासेस के बारे में गोलमेज सम्मेलन में अपनी बात रखी। 30 में रखी, 31 में रखी, 32 में रखी, और इन तीनों सम्मेलन के बाद इस देश में बहुत सारे परिवर्तन हुए। और मुझे नहीं कहना चाहिए क्योंकि वो लोग आज की सत्ता में नहीं है, बड़ा हमला हो जाएगा उन पे, लेकिन बहुत जिम्मेदारी से मैं ये कह रहा हूं, मैं बहुत
ईमानदारी से इस बात को कह रहा हूं कि मिस्टर गांधी, जिनको देश ने इतना बड़ा सम्मान दिया, मिस्टर गांधी ने ये उस समय के मुसलमान भाइयों से जो वहां प्रतिनिधि थे, कुरान पे हाथ रख के कसम खिलवा के उनसे ये मांग की कि आप डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर की मांगों का समर्थन ना करें, हम आपकी सभी मांगों के साथ खड़े रहेंगे। लेकिन उस समय के मुस्लिम लीडर्स ने मना कर दिया कि हमारा मजहब इस बात की गवाही नहीं देता कि हम अपने स्वार्थ के लिए किसी दूसरे के हक को लूटने का काम करें या उसके विरोध में काम करें। मैं नहीं कह रहा हूं, आप डिबेट पढ़ लीजिए, मैं कोई बात इन्फ्लुएंस होकर नहीं कहता, वोट के लिए नहीं कहता, ये आप डिबेट में पढ़ लीजिए, आपको पता लग जाएगा। तो उस समय के मुस्लिम नेताओं ने बाबा साहब अंबेडकर का साथ दिया, ना कि मिस्टर गांधी का साथ दिया, जिसकी वजह से बाबा साहब अंबेडकर को कम्युनल अवार्ड मिला और बाबा साहब 1932 में कम्युनल अवार्ड सांप्रदायिक पंचांग लेके यहां पहुंचे। बहुत जख्म दिए हैं सबने मिलकर समय समय पे, जिन्होंने हाथ पकड़ा है उनसे वादा है कि जिस दिन ताकत बनेगी आपकी तरफ आंख उठाने वाला कोई गुंडा चैन से नहीं बैठेगा, याद रखना। अभी भी सड़कों पे लड़ाई तो जारी है, लेकिन जब ताकत बनेगी तो आप देखना कि न्याय, तंत्र और व्यवस्था किसे कहते हैं, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं। प्यारे साथियों, पहली बार 1935 का एक्ट, जिसको हम मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं, उस मिनी कॉन्स्टिट्यूशन में जब वो बड़ा सा विस्तर जो है कानून बना, संविधान बना, जिसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन 1935 के एक्ट को कहते हैं, इंडियन एक्ट 1935, उसमें पहली बार यह तय हुआ कि भारतीय लोगों को भी सिविल सेवा में जाने का अवसर मिलेगा। आप समझो कि आपका तो कोई आदमी नौकरी रोजगार करता नहीं था उससे पहले, जब पहली बार 1935 में आपको कह रहे हैं कि आइए आप भी सिविल सेवा का हिस्सा बन जाइए। सिविल सेवा मतलब आज के आईएएस, आईपीएस जो है, आज के आईपीएस, आईएफएस जो देश की नीतियों का निर्धारण करते थे, तो जब नीति निर्धारण में आप थी नहीं तो आपकी बात कौन करता? अंग्रेजों के साथ भी चाटुकार लोग लगे हुए थे बहुत सारे, ठीक है। तो फिर जब ये एक्ट बना, उस एक्ट में जो वोटिंग राइट मिला, वो भी उसमें जो माउंटेगो चैम्फोर्ड सुधार समिति 1919 में बनी थी, उसके प्रस्ताव को उसमें आगे बढ़ाया गया। प्रस्ताव क्या थे? वोट देने का अधिकार उनको मिले जिनके पास जमीन है, जमींदार है। वोट देने का अधिकार उनको मिले जो व्यापार करते हैं, वोट देने का अधिकार उनको मिले जो लगान देते हैं, वोट देने का अधिकार उनको मिले जो पढ़े लिखे हैं, वोट देने का अधिकार उनको मिले। क्योंकि बहुत सारी जो है रियासतें थी जो रियासतों के परिवार के लोगों से आते हैं, कमजोर गरीब समाज के लिए कोई वोट का अधिकार नहीं था। और आपको जानकर आश्चर्य होगा कि सिर्फ गरीब, दलित, पिछड़ी मुस्लिम समाज की महिला, उस सामान्य जाति की महिलाओं को भी वोटिंग अधिकार नहीं था। बाबा साहब अंबेडकर के अथक प्रयासों से भारतीय संविधान में सार्वभौमिक मताधिकार मिला कि भारत की हर एक महिला को जो बालिग है उसको वोट का अधिकार मिलेगा। आप महसूस करके देखो, जिनके पास वोट का अधिकार नहीं है, मेरे लोगों, जिनके पास वोट का अधिकार नहीं है, वो कोई चुनाव लड़ सकते हैं क्या? बताओ जरा मुझे, हाथ उठा के एक बार। लड़ सकते हैं क्या? जिनका वोट कट जाता है प्रधानी चुनाव में, वो प्रधानी का पर्चा भर पाते हैं क्या? तो जिनका वोट ही नहीं था उनके अधिकार क्या होंगे? आज मैं कह रहा हूं कि आप पे वोट है, आज आप पे वोट है। इन्हीं वोटों की वजह से ये बड़े बड़े पैसे वाले, बड़े बड़े कुर्ते वाले, बड़ी बड़ी गाड़ियों वाले, ये सब लोग आपकी बस्तियों में, इनकी गाड़ी नहीं जाती है, गाड़ी से उतर के जाने का काम करते हैं, मेरी गरीब माओं के पैर छूते हैं, उनके पास बैठते हैं, उनसे झूठ मूठ दिखावा करने के लिए खाना खाने की बात करते हैं, आपको नमस्कार, राम राम, आदाब, सलाम करते हैं। क्यों? क्योंकि बाबा साहब अंबेडकर ने आपकी उंगली में वो ताकत दी है, जिसको चाहे कुर्सी में बिठा दो और जिसको चाहे जमीन पर पटक दो। इस ताकत की वजह से आपकी बस्तियों में जाते और आपकी बस्तियों में जाते हैं और फिर आके गर्म पानी से रगड़ रगड़ के नहाते हैं कि भाई हम तो आज उन बस्तियों में चले गए थे जहां दलित, पिछड़े, मुस्लिम समाज के, आदिवासी समाज के लोग रहते हैं। घर में जाके अपनी पत्नियों से कहते हैं, अपने नौकरों से कि जल्दी जल्दी गर्म पानी कर दो, मैं घर में तब घुसूंगा जब मैं नहा लूंगा, नहा धो के जो है तब मैं जाऊंगा घर में, तब जो है भोजन करूंगा, उससे पहले मैं भोजन नहीं करूंगा। या फिर अगर जाते भी हैं तो खाना बाजार से ले जाते हैं, गिलास पानी बाजार से ले जाते हैं। ये स्थिति है आज भी भेदभाव की। हमने तो हाथरस में और कई जगह अपनी आंखों से देखा, लेकिन हम तो नहीं सह सकते भाई। इसलिए मैं आपको कह रहा हूं कि इस वोट के अधिकार की वजह से आज आपकी हैसियत बची हुई है। ये वोट दो धारी तलवार है। अगर आपने एकजुट होकर भाईचारा बना के अपनी शक्ति बना ली तो आपके आने वाला कल और आपके आने वाली पीढ़ियों का कल और आपका वर्तमान
सुनहरा हो जाएगा। और अगर आपने ज्यादा गैर जिम्मेदारी दिखाई, 5 किलो राशन पर इधर उधर की बातों में आप वोट करते रहे, तो मैं गारंटी देकर कहता हूं कि आपके बच्चों को स्कूलों में घुसने भी नहीं देंगे लोग। मेरी बात को आप याद रखना। जिस सरकार की जिम्मेदारी थी कि वो स्कूल बनाए, वो शराब की दुकानें खोल रही है और स्कूल बंद करी। 72,000 स्कूल बंद हो गए इस देश में। 80 लाख बच्चे नहीं जाते स्कूल। सरकारों को कोई फर्क नहीं पड़ता कि गरीब का बच्चा स्कूल जा रहा है नहीं जा रहा है, लेकिन आपको मुझे फर्क पड़ता, क्योंकि हम उनकी ठेकेदारी लेके बैठे, हम उनका नेतृत्व करने की बात करते हैं। हमारी जिम्मेदारी है कि जब तक अंतिम घर तक भी रोशनी की चिराग नहीं जाती, तो मुझे और मेरे जैसे आप सब लोगों को चैन से नहीं बैठना चाहिए, लगातार कार्य करते रहना चाहिए। ये आपकी मेरी जिम्मेदारी। प्यारे साथियों, मांग तो रहे हो आप लोग इतने दिन से। अभी कार्यक्रम चल रहा है, देखो ये आप ही का मंच है, चाहे यहां के खड़े हो जाओ, लेकिन समझदारी दिखाओ। आप कितने दिन से मांग रहे हो, मिला आपको? तमाम दलित पिछड़े वर्ग के नेता, मंत्री और पता नहीं क्या क्या बने बैठे हैं बीजेपी में और तमाम पार्टियों में, कुछ मिला? अब पहले भी मैं ही लड़ा था और 27 के करीब भी मैं आके लड़ूंगा। आप चिंता मत करो, और जब राजकाज बन जाएगा पहले दिन कर देंगे आपकी समस्या का हल। चिंता मत करो, ठीक है? बेफिक्र रहो। 29 शिक्षक भर्ती वालों, ये वचन है मेरा, पहली कैबिनेट में आपकी मदद कर देंगे। आप क्या याद करोगे? ये कोई ऐसा वैसा नहीं जो मंच से घोषणा कर रहा है। प्यारे साथियों, हम कुछ मांगों को लेकर राजनीति कर रहे हैं और आप सहमति असहमति जता देना। मंच भी जताए और सामने बैठे लोग भी। जिस तरह से पंचायत और जो लोकल बॉडी इलेक्शन होते हैं, उसमें पिछड़े वर्ग के लोगों को प्रतिनिधित्व मिलता है। आज जब इस देश में ईडब्ल्यूएस आ गया है, जब महिलाओं को रिजर्वेशन मिल रहा है, तो मेरी और हमारी पार्टी का ये मत है कि अब समय आ गया है कि पिछड़े वर्ग के लोगों को लोकसभा और विधानसभा में पॉलिटिकल रिजर्वेशन मिलना चाहिए। बताओ, मिलना चाहिए नहीं मिलना चाहिए? बताओ, जोर से बताओ, मिलना चाहिए नहीं मिलना चाहिए? मैं जो मांगे पढ़ूंगा, गारंटी से कह रहा हूं, जिस स्तर की मांग है, जहां से पूरी हो सकती है, जिस दिन आजाद समाज पार्टी का व्यक्ति बैठेगा, मेरा हाथ पकड़ लेना। अगर आपकी पहली कैबिनेट में मांग पूरी ना हो, इस बात को मुझसे गारंटी लेना, ठीक है? दूसरी, 1931 की जनगणना के अनुसार 52% आबादी थी और कॉन्स्टिट्यूशन उसने सुप्रीम कोर्ट ने 27% आरक्षण दिया। मध्य प्रदेश में तो अभी 14% मिलता है, कई और राज्यों में कम मिलता है। बताओ, 27% मिलना चाहिए, 52% मिलना चाहिए? जोर से बताओ। और अभी जो गणना करा रही है सरकार दबाव में विपक्ष के, उसमें ओबीसी का कॉलम कहीं रखा है क्या? ओबीसी का कॉलम सरकार ने? तो ओबीसी का कॉलम होना चाहिए नहीं होना चाहिए? हाँ, होना चाहिए। इसलिए ओबीसी को 52% आबादी या जितनी भी आबादी निकल के आए, उनकी संख्या के आधार पे उनको आरक्षण मिलना चाहिए। मिलना चाहिए नहीं मिलना चाहिए? बहुत अच्छी बात। और अति पिछड़े लोगों के लिए देखो, जो ये इस बात को भी समझो, मैं बहुत जिम्मेदारी से इस बात को कह रहा हूं। मैं जानता हूं सरकार समय समय पे बांटने के लिए तमाम प्रयास करेगी। मैंने 2022 में गोरखपुर में प्रेस वार्ता करके कहा था कि शेड्यूल कास्ट की जो वंचित जातियां रह गई हैं, उनको 5% अतिरिक्त आरक्षण मिलना चाहिए। आप पता करवा के देख लो, मेरी पीसी उठा के देख लो, 2022 की है, जिसको लेके भाजपा ने हरियाणा का चुनाव लड़ा 2025 का। मैं उस दिन भी कह रहा था और मैं आज भी कह रहा हूं, मैं उस दिन भी अति पिछड़े जो है, अति दलित समाज, उसके फेवर में खड़ा था और उनकी संख्या के आधार पर उनको रिजर्वेशन नहीं, उनको अधिकार मिलना चाहिए। मैं इस बात के लिए कटिबद्ध हूं, तटबद्ध हूं। हमारी पार्टी के लोग जानते हैं, हमारा स्टैंड पहले दिन से वो था और आज भी वो स्टैंड है। लेकिन मैं मानता हूं कि अति दलित जाति पिछड़ी जो जातियां हैं, उनको भी विशेष अवसर नहीं मिल रहे हैं। जब तक 52% नहीं मिलता, हमारी सरकार उत्तर प्रदेश में बनेगी तो हम 42% यानी कि 15% अति पिछड़ी जातियों को अलग से आरक्षण की व्यवस्था करा के देंगे। मौर्य जी, मेरी बात को आप नोट कर लेना, कहां हो, नोट कर लेना और गली गली जाके बता देना कि ये करेंगे। पाल को, प्रजापति को, कश्यप को, बिंद को, राजभर को, तमाम उन जातियों को, विश्वकर्मा को, सैन को, ठीक है, उन तमाम जातियों को, उनको, क्योंकि उनका रिप्रेजेंटेटिव आना चाहिए। अपनी पार्टी से भी हम अवसर देंगे, मैं आपको लिख के देता हूं, लगभग उनकी संख्या के बराबर के टिकट उत्तर प्रदेश की विधानसभा चुनाव में हम लोग उनको देंगे। मेरी बात को आप याद रखना, इस बात को नोट कर लें। जहां जहां जो समाज सशक्त होकर जुड़ जाएगा,
हम लोग घर घर मुहिम चला कहेंगे कि इस समाज का विधायक नहीं बना, इस समाज का विधायक नहीं बना, इनको भेजना है, ये हमारी आपकी जिम्मेदारी, यही सामाजिक न्याय है। इसका भी हम लोग आंदोलन चलाएंगे उत्तर प्रदेश में, मेरी बात को आप याद रखना। प्रमोशन में